सर जीएसटी के अंदर आईटीसी चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं अगर हमारा एग्जाम्स मई और जून 2024 में है? सीए इंटर के स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स, 12th एडिशन की बुक में ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो अगर आपके पास 12th एडिशन की बुक है, आप हमारे यहाँ 12th एडिशन की क्लास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो इस अमेंडमेंट्स को रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पेज नंबर 12.1 ऑनवर्ड्स हम लोग मेनली 3 सेक्शन को डील करते हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। कौन से एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट 2017। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। आप एबीसी एनालिसिस करते हैं तो ये ए कैटेगरी वाला चैप्टर है, मतलब आपका इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हो ना हो, ऐसे भी ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाने की कोई बात ही नहीं होती इस चैप्टर में। ठीक, फटाफट देख लेते हैं। ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि एक फर्स्ट पेज पे ही आप ध्यान रखना, जो डेफिनेशन है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई का। सर जीरो रेटेड सप्लाई में क्या खास है? एक तो बहुत बार इसे आप एग्जम्प्टेड सप्लाई समझ लेते हैं, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? अगर आपने इनपुट सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल गुड्स को परचेज करके इनवर्ड सप्लाई में आपने इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स को यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको वहां आईटीसी कंटिन्यू रखना है, मिलेगा, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ना। यही हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई में आपने जो भी इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज किया है, आपको वहां आईटीसी कंटिन्यू रखना है, मिलेगा, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक छोटा सा वर्ड ऐड हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में। जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक तो होता है सर जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलते हैं? जो एक्चुअल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से बाहर गुड्स और सर्विसेज, और एक इंडिया में ही जब हम किसको सप्लाई कर रहे हैं? एसईजेड यूनिट को एज वेल एज एसईजेड डेवलपर को। तो यहां पर एक वर्ड ऐड हुआ है कि आप जो ये सप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, जिनके लिए, जिस ऑपरेशंस के लिए एसईजेड यूनिट ऑथराइज्ड है, जिस ऑपरेशंस के लिए एसईजेड डेवलपर ऑथराइज्ड है एज पर एसईजेड एक्ट 2005। देखो एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर के ऊपर एक रेगुलेशन है एसईजेड एक्ट का, एसईजेड एक्ट 2005 इनको ऑथराइज्ड करते हैं। तो उन्हीं ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए एसईजेड डेवलप हो सकता है, या फिर एसईजेड डेवलप होने के बाद आप उसमें एसईजेड यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए डेवलप हो रहा हो डेवलपर, और ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए एसईजेड यूनिट हो वहां एसईजेड के अंदर, और मैं वहां पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी सप्लाई जो उनको हो रही है फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, सिर्फ वही होगी जीरो रेटेड सप्लाई। बस आपको 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। यानी अगर कहीं गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मैंने जो सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज की, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने एसईजेड यूनिट को गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है बट फॉर अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस, तो सर आप उसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहेंगे। ये ध्यान रखना है, आप उसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहेंगे। प्लीज ये ऐड कर लीजिएगा, फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन वर्ड को सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ के बाद। यानी वही मैंने कहा कि इफ आई एम मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ एसईजेड यूनिट बट फॉर अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस, तो हम उस सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहेंगे। डन। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं। सर यहां क्लास में आपको क्या कहा हुआ है? पॉइंट नंबर 16.2 में 6 कंडीशंस हैं, उस 6 कंडीशंस की तैयारी एग्जाम में करके जाना। कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बट हाँ आपको 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहले 4 होते थे, धीरे धीरे 5 हुआ, फिर एक और पॉइंट बढ़ गया, 6 हो गए। तो उसकी तैयारी आप कर लेना। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसी बुक में, पेज नंबर 12A.2 पे, वहां से इस 6 कंडीशंस की तैयारी हो जाती है आपकी, तैयारी कर लेना। इसी में थोड़ा सा आगे जाएं तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्लास में भी बताया हुआ है। जनरली हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जब लेते हैं किसी भी चीज पर, देखो आईटीसी आप किस पे लेंगे? इनपुट पे लेंगे, कैपिटल गुड्स पे लेंगे, या इनपुट सर्विसेज पे लेंगे। ठीक, जो कि आप रजिस्टर्ड हैं
यही सब कंडीशंस पढ़ते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं, आपने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स किसी रजिस्टर्ड पर्सन से बाय आउट किया है ना। वो GSTR1 में रिपोर्ट करेगा, आपको कम्युनिकेट होगा GSTR2B में, आप ITC ले लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा बात होती है। हम लोग क्या बात करते हैं कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अगर आप ITC लेना चाहते हैं तो 16.2 में 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास उसके अगेंस्ट में इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस है आपके पास, कहता है वो इनवॉइस अगर जो पीछे वाला सप्लायर है वो अगर ई इनवॉइस इशू करने के लिए एलिजिबल है, लाइबल है, और उसने ई इनवॉइस तुमको नहीं दिया है, वैलिड ई इनवॉइस, तो फिर तुमको ITC नहीं मिलेगा। मतलब मैंने कुछ गुड्स परचेज किया है जिस पर मुझे ITC मिलना चाहिए था, मेरे पास इनवॉइस भी है, लेकिन वो इनवॉइस ई इनवॉइस होनी चाहिए थी। यानी सामने वाला सप्लायर वाज लाइबल टू इशू ई इनवॉइस, बट उसने मुझे ई इनवॉइस नहीं इशू किया। मतलब उसने इनवॉइस इशू करते समय ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं किया। किसने? मेरे सप्लायर ने। तो उसने अगर ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं किया, जबकि उसको करना चाहिए था, क्योंकि उसके पिछले साल का 2017-18 से लेकर किसी भी साल का पिछले सालों में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक था। यही पढ़ते हैं इनवॉइस के लिए। और B2B सप्लाई तभी तो हम ITC लेंगे। उसको ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो करना था, उसने बिना ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो किए इनवॉइस मुझे दे दी, तो मुझे क्या नुकसान होगा? मुझे उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसके चलते? किसकी गलती? मेरे सप्लायर की गलती, जिससे मैं क्या ले रहा हूं? इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स। इनवॉइस होनी चाहिए, यस। अगर सामने वाले को ई इनवॉइस प्रोसीड्यूर फॉलो करना चाहिए था तो करे, नहीं तो ITC लेने में मुझे दिक्कत होगी। तो ये एक पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है। लिखते चलिएगा साथ साथ, प्लीज साथ साथ लिखते चलिएगा। देखिए मैं पूरा रिवीजन तो नहीं करा रहा, इनपुट टैक्स चैप्टर का मैं रिवीजन नहीं करा रहा, मैं छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, इंक्लूडिंग रिसेंट अमेंडमेंट्स, जो कि फर्स्ट टाइम, ऐसी अमेंडमेंट्स जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रही है मई और जून 2024 एग्जाम्स के लिए, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है पूरा डिटेल्ड में पढ़ाओ, ये वो वाली क्लास नहीं है। एक होता है कि सर रिवीजन करा दो सारे कॉन्सेप्ट्स का, वो भी नहीं है, बट ध्यान रखना। अच्छा, मान लो आपका एग्जाम्स आगे है, देखो CMA का तो अभी जून एग्जाम्स आना बाकी है, काफी टाइम है। तो मान लो आपका CMA में जून एग्जाम्स है, या फिर आपका CA में सितंबर में एग्जाम्स है, जो नया अब इंस्टीट्यूट ने कर दिया है, तो आप हमारे यहां सिर्फ ITC चैप्टर के लिए भी इनरोल्ड हो सकते हैं। आप टीम से जब इस नंबर पे बात करेंगे तो सिर्फ ओनली ITC चैप्टर के लिए भी आप इनरोल्ड हो सकते हैं। यानी चैप्टर वाइज क्लास का एक्सेस अवेलेबल है हमारे यहां, आप टीम से डिस्कस कर सकते हैं। GST में खासकर आप किसी भी चैप्टर के लिए इनरोल्ड हो सकते हैं। टीम इनरोलमेंट लेने से पहले चार्जेस बताएगी, वैलिडिटी बताएगी, और उस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो भी बताएगी। कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है इस चैप्टर को या किसी और चैप्टर को भी, तो ठीक है सर। तो प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार लिख लीजिए। डन, ये चीज ऐड कर लीजिए। फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, यानी अगर फॉर अनऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए सप्लाई हुई है तो आप उसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहेंगे। डन, ये लाइन जो ऐड हुई है वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 ऐड हुई है। डन सर। 16.2 में 6 पॉइंट्स हैं, उसका क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क कर दिया, वहां से इन 6 बातों को याद कर लीजिएगा, क्लास में अच्छे तरीके से रिवीजन कराया हुआ है। 12A2 इसी बुक में 12A2 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 अगर तैयार कर लेते हैं तो 16.2 के 6 पॉइंट्स आपके डिस्कस्ड हो जाएंगे। यहीं पे एक बात और ऐड कर लीजिए कि अगर ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं हुआ है, यानी आपके पास इनवॉइस है लेकिन उस पे इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है। मेरे पास इनवॉइस है जिसके बेसिस पर मुझे ITC लेना चाहिए था, लेकिन सामने वाले को ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो करते हुए मुझे इनवॉइस के साथ क्या देना चाहिए था? इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN नंबर, वो मेरे पास नहीं है। मान लो 10 इनवॉइस थी मेरे पास, 10 में से 2 इनवॉइस पर IRN नंबर होना चाहिए था ई इनवॉइस का प्रोसीड्यूर फॉलो करके, नहीं है, तो सर ITC नहीं मिलेगा। गलती सप्लायर की है, रेसिपिएंट को भुगतना पड़ेगा, हट जाना। ऐड कर लीजिए। डन सर। उसके बाद ये सारी चीजें बात हो रखी हैं क्लास में, है ना, आपके साथ। एक छोटा सा यहां ध्यान रखना है, पेज नंबर 12.4 पे
12.4 पे छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखो मतलब बेसिकली हम लोग कहां पे हैं अभी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोवाइजो में है। यहां पे इस बार क्या हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्शन हुआ है। वो लैंग्वेज पहले से थी, कहां पे थी, लेकिन रूल 37 में थी। रूल 37 में वो लैंग्वेज पहले से थी। बेसिकली रूल 37 किसके कारण इशू हुआ, सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोवाइजो के कारण। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हो क्लास में, ये कॉमन है। यही बात लिखी हुई है सेक्शन 2 के सेकंड प्रोवाइजो में और यही बात लिखी हुई है रूल 37 में। थोड़ा सा लैंग्वेज ना मिसमैच था, तो वो लैंग्वेज करेक्शन हुआ है फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट को लेके। यहां पर जैसे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहां पर जैसे सप्लायर का रेफरेंस रूल्स में था, सेक्शन में नहीं था, तो गवर्नमेंट ने जस्ट फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू छोटे से इररिलेवेंट अमेंडमेंट्स किए हैं। मतलब अमेंडमेंट्स है भी और नहीं भी है। तो क्लास में क्या पढ़ते हैं यहां पे, सर 16(2) के 6 पॉइंट सेटिस्फाइड है, तुमको गुड्स रिसीव्ड हो गया है या सर्विसेज रिसीव हो गई है, तुम्हारे पास इनवॉइस है ना, 6 पॉइंट्स हैं, वो सारे तुमने फॉलो किए बहुत बढ़िया से, आईटीसी भी ले ली। लेकिन क्या गलती की तुमने, सर तुमने गलती क्या की, तुमने पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया। पेमेंट कब करना था, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस के 180 दिन के अंदर। तो तुमने फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट, सर अगर फुल पेमेंट नहीं की तो 180 दिन के बाद पूरे आईटीसी को रिवर्स करो, और अगर तुमने पार्शियल पेमेंट की है, पार्शियल नहीं की है, तो पार्शियल आईटीसी लेते रहो और पार्शियल रिवर्स कर दो। यही क्लास में सिखाया हुआ है तुमको। और सर यहां पर क्या बोला था, एग्जाम नाइट में ये थियरी क्वेश्चन देख लेना कि किस समय ये 180 दिन वाली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जब रिवर्स चार्ज का केस हो, जब विदाउट कंसिडरेशन का केस हो, या फिर थर्ड पार्टी पेमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का केस हो, है ना, TTEIS वाला कॉन्सेप्ट में थर्ड पार्टी पेमेंट। तो यहां पर आप सप्लायर को पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आईटीसी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि सप्लायर को पे करना ही नहीं है। रिवर्स चार्ज में तो आप खुद जीएसटी पे करके आईटीसी ले लेते हैं, तो सप्लायर का क्या करें। तो ये सारी बातें जो क्लास में एनालाइज हुई थी सेम एज इट इज रखनी है। थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्शन हुआ है, इग्नोर करके चलिए। इस कॉन्सेप्ट की तैयारी अगर करनी है तो मेरी इसी बुक में पेज नंबर 12B.9 के क्वेश्चन नंबर 19 से तैयारी कर लीजिएगा। 12th एडिशन की बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मान लो आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, पिछले लास्ट ईयर के, और आप मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम यूट्यूब पे, लेकिन आपके पास 11th एडिशन की बुक है, राइट। तो मैं यहां जो भी आपको नोट्स ये रेफर कर रहा हूं, ये सामने में 12th एडिशन की बुक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ओनली, राइट। सर आप इस कॉन्सेप्ट की तैयारी कर लीजिएगा यहां से, और एज वेल एज इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी आप कर लीजिएगा। जो फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट है वो ना के बराबर है, लैंग्वेज करेक्शन हुई है जिसका ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर थोड़ा और आगे चलते हैं। एक छोटा सी यहां अमेंडमेंट्स क्लास में बहुत बार बात हो रखी है कि अब यहां पे सितंबर का रेफरेंस नहीं है, हर जगह नवंबर का रेफरेंस है, चाहे रिटर्न चैप्टर हो, आईटीसी चैप्टर हो या क्रेडिट नोट की बात हो। हर जगह पहले क्या था, सितंबर की रिटर्न का ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर का रेफरेंस होता था। अब वो रेफरेंस हटा के हर जगह क्या है, 30 नवंबर का रेफरेंस। चाहे आप आईटीसी चैप्टर में 16(4) की बात करो, चाहे आप रिटर्न चैप्टर में सेक्शन 39 की बात करो, और या फिर चाहे आप टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्रेडिट नोट में सेक्शन 34 की बात करो। तो प्लीज ध्यान रखना, वहां गलती मत करना। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तैयारी कर लीजिएगा। ये रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, पिछले बैच में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ, आप बच्चों को, बट एक होता ना कहीं भूल गए हो, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यहां मैंने रेफरेंस दे दिया है, देखो अगले पेज पे इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 41। इसमें दम नहीं है, ये तो खाली कहता है क्या कि सप्लायर ने अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए रूल प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। इसी सेक्शन 41 पे रूल प्रिस्क्राइब्ड है यहां पर 37A। ये जो रूल 37A है ये किससे रिलेटेड है, सेक्शन 41 से रिलेटेड है। ये रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, पिछले बैच में भी और इस बैच में भी, बट इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। सर 16(2) में जो 6 पॉइंट्स हैं, 16(2) में जो 6 पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 12.3 पे हम लोग आते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट है, बोलता है आईटीसी तभी मिलेगा
जब सप्लायर ने टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया हो। रेसिपिएंट को आईटीसी तभी मिलेगा जब सप्लायर ने एक्चुअली में गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हो। तो अब ये जो है हमें सेक्शन 41 को रेफर करवाता है और सेक्शन 41 हमें रूल 37A को रेफर करवाता है और एग्जाम में रूल 37A पे क्वेश्चन पूछता है। तो तैयारी जरूर कीजिएगा, हो सकता है 2-3 मार्क्स आपके यहीं से आ जाए। क्या है सर इसमें बात कि सर क्या हुआ है, सप्लायर ने GSTR1 अपलोड कर दिया है। सप्लायर ने GSTR1 अपलोड कर दिया है जिसके कारण रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया। क्योंकि सप्लायर GSTR1 अपलोड करेगा तो वो मैटर वो टैक्स आईटीसी कम्युनिकेट हो जाएगा GSTR2B में रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया, लेकिन सप्लायर ने अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल ही नहीं की है, टैक्स जमा ही नहीं किया है गवर्नमेंट को। सप्लायर स्मार्ट है यहां पे। सप्लायर ने GSTR1 अपलोड कर दिया जिसके कारण रेसिपिएंट को आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसने आईटीसी ले लिया। आगे चल के सप्लायर उसी महीने का या उसी क्वार्टर का GSTR3B फाइल नहीं कर रहा है। अब सप्लायर GSTR3B फाइल नहीं कर रहा है मतलब सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक, और उधर रेसिपिएंट आईटीसी लेके बैठा है। तो गवर्नमेंट यहां पे रूल 37A के थ्रू इतना ही कहना चाह रही है कि सप्लायर सुनो, जिस भी साल की गलती है तुम्हारी, मान लो जनवरी की बात करता है, मान लो हम जनवरी 2024 की बात करते हैं। एक तो ध्यान रखना तुम्हारा एग्जाम का फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तुम्हारे एग्जाम का फाइनेंशियल ईयर 23-24 है जीएसटी में। अगर तुम्हारा एग्जाम मई जून 2024 में है या फिर आगे से सितंबर वाला एग्जाम से आगे दिसंबर वाला एग्जाम से या फिर से आगे जनवरी 2025 वाला सीए इंटर का एग्जाम, सब में फाइनेंशियल ईयर 23-24 चलेगा। और अभी हम 2024 के बजट की बात नहीं कर रहे, वो सब अभी एप्लीकेबल है ही नहीं आपके लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। सर जनवरी 2024 की सप्लायर ने GSTR1 अपलोड कर दी लेकिन GSTR3B पेंडिंग है। 3B पेंडिंग है यानी वो टैक्स नहीं पेमेंट कर रहा है। टैक्स पेमेंट करने के लिए 3B फाइल करना पड़ेगा, उसी समय तो टैक्स पेमेंट होगा। कौन गलती कर रहा है? सप्लायर। कौन गलती कर रहा है? सप्लायर। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर जनवरी 2024 से रिलेटेड मान लो गलती है कि सप्लायर ने GSTR1 तो फाइल कर दी, अपलोड कर दी, लेकिन उससे रिलेटेड उसी मंथ से रिलेटेड वो 3B में पेंडिंग रखा हुआ है, तो हम उसको मौका देंगे। कब तक का? अगले साल के 30 सितंबर तक का। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने गलती कर रखी है, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो GSTR3B फाइल नहीं किया है, टैक्स नहीं जमा किया है, राइट, लिखा हुआ है यहां पे डज नॉट फर्निश रिटर्न। लैंग्वेज वही है जो क्लास में डिस्कस हुई है, आप खाली ध्यान रखना, मैं बस एक तरह से रिवीजन करा दे रहा हूं आपको। अच्छा, आप वीडियो में थोड़ा स्पीड्स भी करके देख सकते हो 1.3, जनरली मैं क्लास में स्लो बोलता हूं। सर सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है तो सप्लायर को गवर्नमेंट मौका दे रही है 30 सितंबर तक का कि कोई बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर GSTR1 कर चुके हो तो 3B पेंडिंग है, ठीक है। जनवरी की 3B पेंडिंग है मतलब तुमने फरवरी और उसके आगे का तो कोई कंप्लायंस किया ही नहीं है, हम बात अभी जनवरी की कर रहे हैं। तो जनवरी का तुम्हारा जो GSTR3B पेंडिंग है उसको क्लियर कर दो, मतलब उसको रिटर्न को फाइल कर दो, जो भी टैक्स इंटरेस्ट और लेट फी जमा करना है वो सब कर दो। कब तक? 30 सितंबर तक। नहीं करोगे तो अब रेसिपिएंट को क्या करना होगा? अब 30 नवंबर 2024 तक, यानी सितंबर की रिटर्न जो रेसिपिएंट फाइल करे या फिर अक्टूबर की रिटर्न जो नवंबर में वो फाइल करे, कौन? रेसिपिएंट। उस रिटर्न में उसको अपना आईटीसी रिवर्स करके करना होगा, नहीं तो फिर उसको आगे इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी रेसिपिएंट ने वो आईटीसी ले रखी है जिसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा हो रहा है। तो चलो जनवरी के लिए गवर्नमेंट मौका दे रही है कि सप्लायर सितंबर तक कंप्लायंस कर दो, बट सप्लायर कर नहीं रहा है, तो फिर अक्टूबर नवंबर 2 महीने का टाइम रेसिपिएंट के पास है, आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। सर इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, तुम और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो इसी बुक में क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना, पेज नंबर 12B.9 से, या फिर जो मैं जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स इशू करता हूं, है ना, इस बार सीरीज ए इशू कर रखी है 12th एडिशन की, 30 सेट्स उसमें है, और सीरीज बी में 15 सेट्स हैं, 45 सेट्स प्रैक्टिस सेट्स इशू कर रखी है आप लोगों को। सर उसमें सीरीज बी में 12th एडिशन की जो मेरी सीरीज बी है उसके जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स टोटल 15 इशू करने हैं, कर दिए हैं एक तरह से मान के चलो, ठीक। 15 में से जो सेट 12 है
उसके क्वेश्चन नंबर 7 में जाओगे, पेज नंबर 12.5 में, तो इस कॉन्सेप्ट की एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी। थ्योरी करना है, थ्योरी की प्रिपरेशन करनी है तो इस सीरीज बी में चले जाओ सेट 12 में। और प्रैक्टिकल किस तरीके का आएगा मंथ के रेफरेंस को लेके, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये काम कर लो तो आपको इस कॉन्सेप्ट की तैयारी एग्जाम के लिए हो जाएगी। डन। वीडियो रोक के लिखा। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूं, है ना। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट्स हुई है। ऑलरेडी 12th एडिशन की क्लास जो हम लोग बच्चों को दी उसमें कवर कर रखे हैं, राइट। मैंने पहले ही कहा अगर आपके पास 12th एडिशन की बुक है और 12th एडिशन की क्लास में आप रजिस्टर्ड हो तो मत देखो वीडियो को, रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, नॉलेज ऑलरेडी अब क्लास में आपको मिल चुकी है। सर सेक्शन 17 के 17(3) में 17(3) में हम लोग बात करते हैं कि देखो 17(1) में बात करते हैं कि अगर नॉन बिजनेस यूज हुआ है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का तो आईटीसी मत लेना। 17(2) में बात करते हैं कि अगर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का तुमने यूज किया है एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए तो आईटीसी मत लेना। टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए किया है यूज तो कर लो आईटीसी। एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर तुमने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का यूज किया है तो आईटीसी मत लेना। अब उसी के सपोर्ट में सेक्शन 17(3) है जो बोलता है एग्जम्प्टेड सप्लाई में ये चीजें भी ऐड कर दो। सर एग्जम्प्टेड सप्लाई जनरली किसको बोलते हैं? नील रेट वाली सप्लाई, और या फिर जो नोटिफिकेशन इशू करके एग्जम्प्ट होती है वो, और या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे कि अल्कोहल हो गया, या फिर वो 5 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन और क्रूड ऑयल जिस पर आपको जीएसटी नहीं लगता है। सर लेकिन इसमें थोड़ा सा स्कोप और बढ़ा दिया है, एग्जम्प्टेड सप्लाई का थोड़ा सा स्कोप और बढ़ा दिया है। इसमें और कौन सी सप्लाई लेना? सर वो सप्लाई जिसमें रेसिपिएंट 100% रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करता है। मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूं, इस पे रिवर्स चार्ज में तुम जीएसटी पे करोगे, तो ये सप्लाई जो मैंने की है मेरे लिए क्या कहलाएगी? एग्जम्प्टेड सप्लाई, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(3) आईटीसी रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो सर एक हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई को एग्जम्प्टेड मान लो सप्लायर के लिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिक्योरिटी शेयर्स। सर सिक्योरिटीज डेफिनेशन में नहीं आती, किसके? गुड्स और सर्विसेज के, राइट। तो ट्रांजैक्शन से सिक्योरिटी को भी तुमको यहां एग्जम्प्टेड सप्लाई मानना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम आईटीसी रिवर्स कर सके। अच्छा, आईटीसी रिवर्स करने का जो कॉन्सेप्ट है रूल 42-43, ये जो रूल्स है वो सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है बट सीएमए इंटर के सिलेबस में है। सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स लोगों को एक क्लास हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मिलती है रूल 42, रूल 43 कवर करने के लिए। फिर आईटीसी चैप्टर में एक क्लास और एक्स्ट्रा मिलती है सेक्शन 19, 20, 21 कवर करने के लिए। सर सेक्शन 19, 20, 21 सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है तो उसकी एक क्लास एक्स्ट्रा मिलती है सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को। रूल 42, 43 सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है बट सीएमए इंटर के सिलेबस में है, उसकी एक क्लास एक्स्ट्रा मिलती है अपने सीएमए स्टूडेंट्स को। यूट्यूब पे भी क्लास आती है वो। बट ध्यान रखना इसके रिलेटेड जो रूल 42 है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे अभी। खाली क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी ये सब सप्लाई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई कहलाएगी बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17, ताकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर सके। यही तो होता है। तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि भैया 17(3) में कुछ सप्लाई को एग्जम्प्टेड सप्लाई बोला जाता है, बताओ वो कौन सी है? तो सर वो सप्लाई जिस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, या फिर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, या फिर सेल ऑफ लैंड, या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग। लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग कौन सी वाली? जो शेड्यूल 3 में जाती है। एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन। इसमें एक नई चीज ऐड हुई है अमेंडमेंट, इसमें एक सप्लाई शेड्यूल 3 से और ऐड हो गई है। सर शेड्यूल 3 में जितनी भी सप्लाई है हम सबको एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब जैसे शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में क्या कहते हैं? नेगेटिव लिस्ट में जो आ गया उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आप उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई बोलते हो? नहीं बोलते हो। लेकिन यहां सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, ये सब कहां से आ रही है? शेड्यूल 3 से। हम उसे आज लिमिटेड पर्पस के लिए क्या बोलेंगे? एग्जम्प्टेड सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 टू रिवर्स आईटीसी। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड जो शेड्यूल 3 में कवर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जम्प्टेड सप्लाई। ठीक, एक पॉइंट और ऐड हो गया उसमें शेड्यूल 3 से ही। क्या? सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन
बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, यानी बेसिकली ये होम कंजम्पशन की बात ना मैंने क्लास में बोला हुआ है शेड्यूल 3 में, ये इंपोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है। बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का मतलब क्या है, अभी इसमें कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई है और हमने उसको बेच दिया है गुड्स को। कस्टम का एरिया क्रॉस करने से पहले, कस्टम ड्यूटी पे करने से पहले वेयरहाउस से हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया है। मतलब सर, मतलब यह है कि इसमें एक एग्जांपल कवर किया है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड है ना, इसमें गवर्नमेंट ने एक सिचुएशन प्रिस्क्राइब्ड की है कि हम किसको कवर कर रहे हैं। हम सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर कर रहे हैं जो ड्यूटी फ्री शॉप अराइवल टर्मिनल पे होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और वहां से सामान जो बेचा जाता है इनकमिंग पैसेंजर को, मतलब जो इंडिया आ रहे हैं। जैसे मान लो तुम सिंगापुर गए थे, से तुम चाइना गए थे, तुम सिंगापुर गए थे, तुम दुबई गए थे। अब दुबई, सिंगापुर, चाइना से जब तुम इंडिया में लौट रहे हो, या कोई बाहर का फॉरेन सिटीजन जब इंडिया में आ रहा है, तो अराइवल टर्मिनल पे पहुंचेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो क्या ध्यान रखना है, इनकमिंग पैसेंजर, बाहर से आने वाला पैसेंजर बाय एयर, बाहर से आने वाला पैसेंजर, बाय एयर नहीं कह रहा है लेकिन हाँ बाय एयर, एयरपोर्ट बाय एयर, बाहर से आने वाला पैसेंजर, एक इनकमिंग पैसेंजर, दो कहां पर आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तीन कौन से टर्मिनल पे आएगा, अराइवल टर्मिनल पे। अब टर्मिनल पे बाहर निकलने से पहले, यानी टैक्सी स्टैंड पर जाने से पहले, यानी वो एग्जिट लेने से पहले ही उसको अंदर में ही एयरपोर्ट के अंदर उसको क्या मिलेगी, ड्यूटी फ्री शॉप। वहां से जो वो सामान खरीदता है उसको आज की क्लास में क्या कहेंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई। ध्यान रखना, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये शेड्यूल 3 में कवर है, ये शेड्यूल 3 में कवर है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। और आज की क्लास में इसे क्या कहेंगे, हम इसे आज की क्लास में अभी इस सेक्शन के लिए क्या कहेंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई कहेंगे। मुझे लगता है कहीं पूछ ना दे इंस्टीट्यूट, कोई ठीक नहीं है। 17(3) की ये अमेंडमेंट्स हैं, ठीक, एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, कि हम कुछ सप्लाई जो बिफोर कस्टम क्लियरेंस की गई है उसको हम एग्जम्प्टेड सप्लाई मान लेंगे। हालांकि देखो ये दोनों भी शेड्यूल 3 में मेंशन है, शेड्यूल 3 में और भी चीजें मेंशन है, सब यहां नहीं आई है। शेड्यूल 3 से सिर्फ 3 चीजें यहां आई हैं, सभी चीजों को यहां लाके एग्जम्प्टेड सप्लाई ना बोल देना, ध्यान रहे। लिख लीजिए, डन। वीडियो रोक के लिखा, साथ साथ लिखते जाइए। सर एक 17(4) की तैयारी करना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं है, तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 28 से तैयार कर लीजिएगा 12A.8 इसी बुक में। ध्यान रखिएगा यहाँ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं है, ओनली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी के लिए ऑप्शन है। क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड रूल भी है। क्या ऑप्शन है सर, ये एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों तरीके की सप्लाई करते हैं, तो इनको ऑप्शन दिया गया है कि तुम अपनी आईटीसी का हाफ कर दो, बस तुमको अलग से ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं कि कौन सा इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स टैक्सेबल सप्लाई की तरफ गया, कौन सा एग्जम्प्टेड सप्लाई की तरफ गया। अपनी आईटीसी को हाफ कर दो, बट उस आईटीसी को हाफ ना करना जो तुम्हारी दूसरी ब्रांच से इनवॉइसेज आ रही हैं। तुम्हारी दूसरी ब्रांच से अगर कोई गुड्स और सर्विसेज आई है, पैन नंबर सेम है, डिस्टिंक्ट पर्सन, वहां से कोई इनवॉइस आ रही है गुड्स और सर्विसेज के साथ जिसमें तुमने आईटीसी लिया है, तो वहां 50% करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब पे 50% कर दो। इससे रिलेटेड कुछ बात क्लास में होती है, इसकी तैयारी कर लेना। टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 3-4 मार्क्स के लिए, नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में क्लिक नहीं कर पाएगा, मैंने रेफरेंस दे दिया है। थोड़ा और आगे चलते हैं। सर ब्लॉक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। क्लास में जो बात हुई है इस बैच में, पिछले बैच में, बस उसी को लेके चलना। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लास में डिस्कस हो रखे हैं, बस एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पर पेज नंबर 13 पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 13 पे वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके पास अगर 11th एडिशन की बुक है तो ये अमेंडमेंट से अपीयर नहीं कर रही होगी, 12th एडिशन की बुक में है, ठीक। सर ब्लॉक क्रेडिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक छोटी सी चीज इसमें ऐड हुई है, क्या कि अगर तुमने इनपुट में गुड्स या सर्विसेज खरीदा है जिस पर तुम आईटीसी लेना चाहते हो, लेकिन तुमने उस इनपुट सर्विस, उस कैपिटल गुड्स को कहां यूज कर लिया, सीएसआर एक्टिविटीज में। अब यानी तुम कौन हो, तुम एक कंपनी हो जिस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, ये कौन है बेसिकली, कंपनी।
कंपनी ने गुड्स और सर्विसेज परचेज किया, परचेज करते समय जीएसटी पे किया, अब उसमें वो आईटीसी लेना चाहता है, लेकिन उस गुड्स और सर्विसेज को वो कहां यूज कर रहा है? सीएसआर एक्सपेंडिचर बोल के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे मतलब एक तरह से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की चीज, कोई पार्क मेंटेन हो रहा है, कोई सोशल, बेसिकली ये सोशल सर्विसेज हैं। ठीक है, कंपनी की तरफ से सीएसआर एक्टिविटी में सोशल सर्विसेज होती हैं, जैसे मान लो खाना खिलाना, पार्क मेंटेन करना, किसी गांव में लाइटें लगवाना, किसी गांव में फ्री स्कूल की व्यवस्था करा देना। अब कंपनी जब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्टिविटी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगी, तो खर्च कैसे करेगी? उसके लिए कुछ गुड्स खरीदेगी, कुछ सर्विसेज लेगी। इनपुट में गुड्स या सर्विसेज आप खरीदो, जीएसटी पे करो, उस पे सीएसआर में यूज करो, आईटीसी मत लेना। ठीक सर, पीजीवीपी की क्लास इनकम टैक्स, पीजीवीपी की क्लास इनकम टैक्स, हम लोग वहां क्या पढ़ते हैं? नॉट अलाउड एज एक्सपेंसेस, नॉट अलाउड एक्सपेंसेस। सर, कंपनी जब सीएसआर एक्टिविटी पे लाख 2 लाख रुपए खर्चा करती है तो वो पीजीवीपी में इनकम कंप्यूट करते समय माइनस नहीं होता है, ये हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स में। और अभी अभी आपने जीएसटी में ये अमेंडमेंट क्या पढ़ा जो 1 अक्टूबर से आई, कि अगर तुमने वही खर्चा किया, गुड्स और सर्विसेज खरीदी है जिस पर तुमने जीएसटी पे किया, तो उस पर आईटीसी मत लेना। तो प्लीज, मुझे लगता है कि 2 मार्क्स तक ये आपके एग्जाम में हिट कर जाए, अमेंडमेंट्स बोल के ध्यान रखना है इसका। डन, पेज नंबर 13 क्लियर है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। एक तो ध्यान रखिएगा, काफी सारे एग्जांपल्स क्लास में भी डिस्कस हो रखे हैं आपके साथ, पेज नंबर 14 एंड 15 पे, तो एक बार ये एग्जांपल्स जरूर देख लीजिएगा, क्लैरिटी बहुत मिलती है कहां आईटीसी लेना है, कहां आईटीसी नहीं लेना है। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) पे काफी सारे एग्जांपल नोट्स में दे रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको। सर, ये अच्छे से कीजिएगा, कंफ्यूजन ये होती है कि बोला हुआ है कि सर मोटर व्हीकल जब आप खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो आईटीसी नहीं मिलता है ना, 13 सीट और उससे कम हो, 13 सीट और उससे कम हो आपकी मोटर व्हीकल। आप ब्लॉक क्रेडिट में क्या पढ़ते हो? आप 17(5) में यहां पर क्या पढ़ते हो? पहला ही पॉइंट है, 17(5) का पहला ही पॉइंट है मोटर व्हीकल। अगर आपने कोई कार, अच्छा पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही, गुड्स वाली नहीं, पैसेंजर वाली। सर, एक होता है गुड्स वाले व्हीकल, ट्रक, उस पर आईटीसी मिलता है, ये पैसेंजर वाले व्हीकल है और 13 सीट और उससे कम है इसमें। तो सर जनरली हम लोग 4 सीटर की बात करते हैं, 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर कार की बात करते हैं, आईटीसी नहीं मिलता। एक कंपनी ने, एक एम्प्लॉयर ने कार खरीद के अपने एम्प्लॉय को दी, आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने कार खरीद के एम्प्लॉय को लाने ले जाने का काम करती है, कार खरीदी है एम्प्लॉय के लाने ले जाने के लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 जगह आईटीसी मिलता है, कार को तुम ट्रेनिंग में यूज कर रहे हो, कार को तुम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो, या फिर कार को तुम रीसेल के लिए खरीदे हो, बात होती है। अच्छा, जब यहां 13 और सिटिंग कैपेसिटी की जो बात हो रही है, 13 और 13 से कम, सिटिंग कैपेसिटी की जब बात होती है 13 और 13 से कम मोटर व्हीकल, तो हमारा यहां पर जो मोटर व्हीकल पर ध्यान जाता है वो 4 व्हीलर पे ध्यान जाता है। देखो, अगर हम बस की बात करें तो बस में तो सीटर होता है 40, 45, 60, उस पर तो आईटीसी मिलेगा ही। हम जब छोटे व्हीकल की बात करते हैं, 4 व्हीलर की बात, जिसमें 5-6 सीटर की बात हो रही है, 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, 4 व्हील। अब कंफ्यूजन होती है कि सर कभी कभी पिज्जा हट वाले 2 व्हीलर भी तो परचेज करते हैं, 2 व्हीलर के लिए बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तुमने 2 व्हीलर 3 व्हीलर व्हीकल परचेज की है, उसके लिए बताना कि सर वो यहां पर कवर होंगे और आईटीसी नहीं मिलेगा उन पे। अगर मान लो पिज्जा हट की किसी चेन ने, मतलब कोई डिलीवरी चेन ने 2 व्हीलर खरीदा अपने एम्प्लॉय के लिए, देखो 4 व्हीलर खरीद के एम्प्लॉय को दिया लाने ले जाने के लिए, तब तो आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है। ठीक, 2 व्हीलर हो तो, 2 व्हीलर हो तो सर 2 व्हीलर के लिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर अगर 2 व्हीलर आपका इंजन कैपेसिटी कितना हो, 25 सीसी और उससे कम, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आईटीसी ले लेना, नो रेस्ट्रिक्शन, आईटीसी आपको मिलेगा। सर एग्जाम में पूछा क्या कि आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए 2 व्हीलर बाइक खरीदी है, बाइक 2 व्हीलर बाइक खरीदी है, 4 व्हीलर नहीं। सर 4 व्हीलर जो 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर है, वो सब की बात तो हो गई। आपने अपने बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस में से डिलीवरी बॉयज आपके हैं और आप डिलीवरी के लिए मोटर बाइक्स खरीद रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को मोटर बाइक्स खरीद के ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए बोल रहे हैं। अब आप इसमें आईटीसी लेना चाहते हैं,
तो आपको आईटीसी मिल सकता है। लेकिन फिर इस बाइक का इंजन कैपेसिटी 25 सीसी और उससे कम होना चाहिए। ठीक है, सर बोला 25 सीसी से ज्यादा हो तो फिर वही पीछे चले जाओ। अगर मोटर बाइक का इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ज्यादा हुआ तो वो व्हीकल हो जाएगा, और पिछला कंडीशन, तीन ही पर्पस पर आईटीसी मिलेगा, ट्रेनिंग के लिए, रीसेल के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर 25 सीसी और उससे कम की इंजन कैपेसिटी वाली बाइक है तो किसी भी पर्पस के लिए, खाली ये ध्यान रहे बिजनेस में यूज हो रहा हो, आईटीसी ले लेना। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन अगर करना चाहते हो तो मेरी जो आपकी जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स है सीरीज बी, उसमें आप सेट 11 में जाओगे, पहला ही एमसीक्यू, और या फिर हमारा जो सीरीज ए का प्रैक्टिस सेट्स है जहां पर 30 सेट्स मैंने इशू कर रखे हैं, उसके सेट 3 में जाओगे तो पहला ही क्वेश्चन है जिसमें मोटर बाइक की बात हो रखी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सीसी और उससे कम, और वहां पर आईटीसी हम लेंगे, ये ध्यान रखना। रिवीजन के तौर पे हमारे एमसीक्यू कर सकते हो सीरीज बी या सीरीज ए से, सेट 11 या सेट 13 से, इस पॉइंट पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। सर अगर मुझे फॉलो करते हैं ना, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं आप जीएसटी के लिए, तो मेरी बुक फॉलो करते हैं, ये मैं एजम्पशन ले रहा हूं। और जब मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं तो जैसे अभी लेटेस्ट में 12th एडिशन की बुक है, 12th एडिशन की क्लास है, फॉलो कर रहे हैं, और जीएसटी की एमसीक्यू बुकलेट इशू हो रखी है, केस सिनेरियो वाली एमसीक्यू बुकलेट इशू हो रखी है, जीएसटी प्रैक्टिस सेट सीरीज ए, जीएसटी प्रैक्टिस सेट सीरीज बी, सब इशू हो रखा है। बट हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग सीए वाले स्टूडेंट्स सीए वाली बुकलेट ही रेफर करें, और सीएमए वाले स्टूडेंट्स सीएमए वाली ही बुकलेट रेफर करें, क्योंकि अंदर में कंटेंट में थोड़ा चेंजेस है एज पर सिलेबस। मेरे यहां सीए के डिफरेंट सेट्स इशू होते हैं, सीएमए इंटर के डिफरेंट सेट्स इशू होते हैं, तो अपने अपने एग्जाम सिलेबस के हिसाब से सेट्स को रेफर करेंगे, सीए वाले सीए, सीएमए वाले सीएमए, क्योंकि अंदर में कुछ कंटेंट में डिफरेंस है एज पर सिलेबस, प्लीज वो ध्यान रखिएगा, है ना। और वो मैं अपने यहां मेंटेन करता हूं। सर एक छोटी सी चीज की और तैयारी करनी है आपको, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो देखना है। एक वीडियो सर पेज नंबर 18, 19 और 20, रिसेंटली ये सर्कुलर ऐड हुआ है सिलेबस में, पेज नंबर 18, 19, 20, 3 पेज का सर्कुलर है। इसकी 44-45 मिनट की एक अलग से वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, 29 मार्च 2024 डेट को मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है, आप प्लीज उसको रेफर कर लीजिए। तो इस 3 पेज की तैयारी उस वीडियो से हो जाएगी। बाकी आईटीसी चैप्टर में और कोई नई लेटेस्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है आपके मई जून एग्जाम्स के लिए। आराम से आप जो क्लास में पढ़े हो, मान लीजिए आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो 11th एडिशन वाले, तो बस इतने ही चेंजेस हैं आपको। सर मैं आपके यहाँ नवंबर दिसंबर 2023 में रजिस्टर्ड था, आप मान लो मेरे स्टूडेंट्स नवंबर दिसंबर 2023 बैच में रजिस्टर्ड थे, 11th एडिशन की बुक से क्लासेस खत्म कर रखी हैं, बस इतनी ही जानकारी लेनी है। नाउ यू आर रेडी फॉर मई और जून 2024 एग्जाम्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।